गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम साइंस के फोर्थ चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर ये जो चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर, ठीक है, 9th क्लास का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, यानी कि परमाणु की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था थर्ड चैप्टर, अगर जिसने थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना उसको फोर्थ चैप्टर में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली, लेकिन जिसने थर्ड चैप्टर नहीं पढ़ा उसको फोर्थ चैप्टर में भी डिफिकल्टी आने वाली है। और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनता है। थर्ड और चैप्टर दो ही चैप्टर है केमिस्ट्री के, और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन तो आने वाले ही होते हैं, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये अभी आधा तो थ्योरेटिकल पार्ट है इसके अंदर और आधा मैथमेटिकल पार्ट है। तो थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं तुम्हारी किससे बुक के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, तो सब अपनी बुक खोल लेना, ठीक है। और बुक खोलने के साथ ही मैं बुक में से रीड करके आपको एक्सप्लेन करता दूंगा, ठीक है। तो अब जब तक हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, तो थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे क्या होता है, जितने भी मैटर्स होते हैं वो एटम या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। इतना तो हमने पढ़ लिया था। और हमने एक और ये चीज़ पढ़ा था, जो हमारा एटम है वो क्या था, अनडिविजिबल है, यानी कि अविभाज्य है, और इसको टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं एटम्स को। ये लास्ट छोटी यूनिट मान के हम चल रहे थे, ठीक है। अब ये मान के चल रहे थे, तब हमने क्या पता चला था कि जितने भी मैटर्स थे सबके अलग अलग एटम होते हैं, किसी के सिमिलर एटम्स नहीं आते ऑलमोस्ट। यानी कि हमने जितने भी सब्सटेंस पढ़े हैं, अलग अलग जो एलिमेंट पढ़े हैं, तो सबके एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो सबके एटम्स अलग अलग हो गए। तो इस बेस पे दो रीज़न सबसे उठे थे, यानी कि ये कि जितने भी मैटर्स हैं उनके सबके अलग अलग एटम्स क्यों होते हैं, और सेकंड चीज़ ये कि रियलिटी में क्या एटम वापस अनडिविजिबल है क्या, मतलब उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्या अविभाजित नहीं कर सकते हैं, कि दो क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए लोग, जब इन पे बाकी साइंटिस्ट को पता चला कि वो अविभाज्य, तो लोगों ने, जितने भी साइंटिस्ट थे उनको 19th सेंचुरी के टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। चलो अविभाजित होता है, लेकिन चलो अनडिविजिबल है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस चैप्टर का जो नाम रखा हमने, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स, यानी कि परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में स्टार्ट कर दिया था खोजबीन, यानी कि थर्ड चैप्टर के बाद की स्टोरी चल रही है, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया था, तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, अलग अलग थ्योरीज देना स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो अभी ये स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट हुई थी कहानी कहाँ से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था चार्ज पार्टिकल्स इन मेटल्स, यानी कि पदार्थों में आविष्ट कणों की जब बात आई ना, सबसे पहले सबसे ज़्यादा डाउट्स हुआ था। यानी कि अगर मैं दो चीज़ों को आपस में रब कर देता हूँ, रब करने का मतलब जानते हो ना, मतलब रगड़ देना होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो चार्ज हो जाती है। दैट मीन्स आपने घर पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को ऐसे क्या होगा कि आपने सूखे बालों में स्केल को या किसी चीज़ को, कंघी को करने के बाद पेपर के पास लेके जाते हो तो वो चिपक जाते हैं, ठीक है। वो चिपकते क्या, पहले तो नहीं चिपक रहा था, रब करने के बाद क्या होता है, तो रब करने के बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने ये भी देखा होगा कि अगर चेयर पे कोई बैठ जाता पर्सन, तो उसके पीछे से हम टवल से वगैरह से किसी से मारते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल चले जाते हैं। जब उसको टच करता है तो ऐसा फील होता है लाइक करंट हो रहा है, ठीक है। आपने बहुत बार घर पे करके देखा है सब कुछ, ठीक है। तो जब ऐसा कुछ हुआ कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कि ये पार्टिकल आवेशित क्यों हो गए, अब ये पता लगाने की जब बात हो रही थी, तब ये पता लगा कि चार्ज मतलब जितने भी कण होते हैं वो आवेशित क्यों होते हैं। तो आवेशित इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमने पहले थर्ड चैप्टर में कहा था, जो एटम है वो क्या होता है, अविभाजित है। तो वो थ्योरी पूरी की पूरी गलत हो गई। इसका मतलब हो गया कि जो एटम है वो डिविजिबल हो गया, किसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल में। आई बात समझ में। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से, इतना तो पता चल गया उस वाली कि जो थर्ड चैप्टर के अंदर डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि जो एटम है वो अविभाजित है, ठीक है। वो थ्योरी पूरी की पूरी गलत हो चुकी थी। यानी कि अब बात आती है कि एटम, यानी कि जो हमारे क्या होता है, एटम परमाणु जो है, परमाणु भी विभाजित है, वो किसके अंदर, सब एटॉमिक पार्टिकल का है, यानी कि अपरमाणु के अंदर विभाजित है। अभी अपरमाणु कण कौन कौन से होते हैं ये पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो 19th सेंचुरी के अंदर अंदर ये सब पता लगाने लग गए। तो एक साइंटिस्ट का नाम है जे टॉमसन, ठीक है, बुक में से देख के पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, बुक का भी ध्यान रखना। जे टॉमसन थे, उन्होंने क्या होता, सबसे पहले एक एटॉमिक, फर्स्ट वाला जो तमाम एटॉमिक पार्ट था, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगा सबसे पहले जे टॉमसन ने लगाया था। नाम भी ध्यान रखना,
ठीक है। सबसे पहले पता लगाया था जिसने पता लगाया था उस जो एटॉमिक था, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये पता लगाया था, उसमें एक जो पार्टिकल्स थे सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें से सबसे पहले जे टॉमसन ने पता लगाया तो पहला वाला कौन सा था, इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में। इसके बाद जो था गोल्डस्टीन ने 1886 में यानी कि 1886 में क्या होता एक नए रेडिएशन को डिस्कवर किया था। नाम याद रखना, क्या बताया मैंने, गोल्डस्टीन। ठीक है, 1886 में एक नई रेडिएशन का पता लगाया जिसको बोला जाता है कैनाल रे। कैनाल रे के बारे में पता है। अब ये जो कैनाल रे ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हुई जो हमारा सेकेंड नंबर का सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पता लगाने में हेल्प हुई थी। ठीक है, ये इसलिए हेल्प हुई थी क्योंकि जो तुम्हारा दूसरा वाला था वो क्या होता, जिसके जो सब दूसरा वाला जो पार्टिकल था जो हमने रेडिएशंस की डिस्कवर किया था, वो रेडिएशंस भी क्या होती है, एक पार्टिकल की फॉर्म होती है। अगर आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगी क्वांटम थ्योरी। अगर आपकी क्लास में मैंने कभी बताया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्वांटम थ्योरी 10th क्लास में आएगी, थोड़ा सा बेसिक आएगा, मैं बताऊंगा। तो क्या होता है कि जो रेडिएशंस निकलती है वो भी पार्टिकल की फॉर्म में निकल रही थी। ठीक है, अब पार्टिकल की फॉर्म में निकल रही थी तो पार्टिकल की फॉर्म में निकल रही, तो देखो इस पर मैंने क्या होता है ऋणावेश लगाया था, यानी कि जो पहला पार्टिकल डिस्कवर किया था वो था उसमें नेगेटिव चार्ज था यानी कि ऋणावेश था, और अब जो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था यानी कि प्लस का चार्ज आ रहा था, लेकिन पार्टिकल का नाम नहीं आया, यानी कि वह इसके विपरीत आवेशित था, और लेकिन इसके कंपैरिजन इसका जो मास था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में जो पॉजिटिव जो नया एटॉमिक जो पार्टिकल मिला वो इसके क्या होता है ज़्यादा था, यानी कि मास के कंपैरिजन में तो इसका ज़्यादा है, और जो इसके चार्ज की बात करता हूँ तो दोनों का क्या होता है चार्ज इक्वली आ रहा था। ठीक है, तो ये पता चल गया। लेकिन मास की बात आ रहा तो जो पहला जो पार्टिकल था उसके कंपेयर में जो सेकंड पार्टिकल जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसका मास 2000 मोर देन आ रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब बात करता हूँ तो जो नया पार्टिकल ढूंढा गया था उसका नाम दिया गया प्रोटॉन, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। पहला पार्टिकल डिस्कवर किया गया उसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, यानी जो पहला पार्टिकल था वो इलेक्ट्रॉन था जिसमें नेगेटिव चार्ज था, जिसका जो मास हो एक तरीके से देखा जाए एज कम्पेयर टू प्रोटॉन नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्टिकल था उसका नाम दिया गया प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसका मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2000 मोर देन होता है। ठीक है, अगर बात करता हूँ प्रोटॉन का, अगर मैं मास ले लेता हूँ, ठीक है, मास को अगर मैं 1 लेता हूँ तो इसका चार्ज +1 लूँगा। ठीक है, और इसका चार्ज देखो, इसका मास तो मैंने 1 ले लिया, इसका चार्ज +1 ले लिया, इसका मास कुछ होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल मान लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका चार्ज -1 होता है, यानी कि चार्ज के कंपेरिजन में तो दोनों इक्वली होते हैं किसके, मैग्नीट्यूड के अंदर, बस इनके क्या होता है चार्जेस ऑपोजिट होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, और मास सिर्फ किसका होता है प्रोटॉन का, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नेग्लिजिबल है इस तरह। ठीक है, किसका कंपेरिजन है, प्रोटॉन के कंपेरिजन में। आया बात समझ में, इतनी कहानी समझ में आई है। अब आगे चलते हैं। अब इतना तो पता चल गया है कि जितने भी एटम है उसके सेंटर में क्या होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके क्या होता है चार्जेस बैलेंस होते हैं, क्योंकि दोनों के इक्वली होने से क्या होता है वो चार्ज इलेक्ट्रिक न्यूट्रल हो जाता है। यानी कहने का मतलब अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला लेता हूँ, एक तरफ पॉजिटिव तो क्या होता है न्यूट्रल हो जाएगा दोनों को मिलाने के बाद। आई बात समझ, इसलिए उसको कोई नहीं होता। लेकिन क्या होता, एक और थ्योरी ये सामने आई थी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी पार्टिकल से निकालना ईजी होता है, लेकिन प्रोटॉन का नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाल सकता हूँ। और क्यों नहीं निकाल सकता हूँ ये आगे थ्योरी में आपको ईजिली समझ में आ गया। आई बात समझे, इतनी बात क्लियर हुई है। अब नेक्स्ट बात आती है, अब बात आती है कि ये बात आती है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया है कि जितने भी पार्टिकल्स उसमें जितने भी एटम्स उसमें 2 पार्टिकल होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन दूसरा होता है प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि डाल्टन की जो थ्योरी थी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, वो सारी की सारी रॉन्ग साबित हो गई थी, गलत हो गई थी। ठीक है, अब आता थी कि अगर ये चीज़ होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी कैसे होती है, इनका स्ट्रक्चर अंदर कैसे होती है, कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनको शो करना होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी देने स्टार्ट करी थी। ठीक है, सबसे पहले दी थी थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, यानी कि जे टॉमसन ने दी थी सबसे पहले। ठीक है, तो उसने क्या दिया था, सबसे ईजीएस्ट में बता देता हूँ। ठीक है, उसने ये बताया था कि
ये मान लेता हूँ आपका क्या है, एक तरीके से एटम है। अब देखो समझना इजी है, आपके लिए कोई हार्ड नहीं है। आपने क्या बताया कि जो एक तरबूज का एग्जांपल लेके समझा, उसने क्या था, एक तरबूज को मैं एक एटम मान सकता हूँ, ठीक है। अब उसके जो लाल भाग दिख रहा है उसके अंदर जो रेड वाला, वो सारा का सारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि तरबूज के अंदर जो रेड कलर का जो हिस्सा होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सारे के सारे के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। यानी कहने के मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, जैसे तरबूज के रेड वाले हिस्से के अंदर बीज धंसे हुए रहते हैं। उसने ऐसे करके बताया। इससे क्या होता है, इसके बेस पे उसने दो थ्योरी और दे दी थी। इसके बेस पे इसने दो रिजल्ट निकाले थे। पहला तो ये कि जितना भी रेड वाला हिस्सा है, यानी कि सारा का सारा जो गोला होता है, सारा का जो एटम होता है, उसका मोस्टली पार्ट किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रुका हुआ होता है, बीच में रुका हुआ, काफ़ी काफ़ी जगह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। और सेकंड चीज़ ये कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, इसकी वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था। इसके बेस पे इसने ये दी थी। ये सबसे ज़्यादा मतलब ये थ्योरी ज़्यादा सक्सेस नहीं होती, क्योंकि इससे क्या होता है, आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे इसकी थ्योरी से, क्योंकि उनकी थ्योरी कुछ और कह रही थी, इनकी थ्योरी मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया एटम्स को लेकर, सेकंड पॉइंट आता है, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने अपना क्या दिया था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो पूरा नाम है इसका अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, ठीक है। अब उनको ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर किस तरीके से रहते हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको देखने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या होता एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, तो सबसे पहले उसने क्या लिया था, गोल्ड की, सोने की एक पतली लेती होती है ना, जैसे पन्नी होती है, जैसे पेपर होता है, पेपर तो काफ़ी मोटा हो जाता है, उन्होंने बहुत पतली ली। इतनी ली थी कि उनकी जो विड्थ दिखती है, मोटाई से, वो सिर्फ इतनी हो जितनी कितनी 1000 परमाणु के बराबर, यानी कि 1000 एटम्स के बराबर है। यानी कि 1000 एटम्स को ऐसा जला दे तो इसकी जो विड्थ बन जाती है, उसी इतनी मोटाई की क्या ले ली, कि सोने की पतली सी परत ले ली। ये देखो, ये लिए यहाँ पे पतली सी परत ली है, ठीक है। अब ये राउंड में इन्होंने क्या किया, अभी समझाऊंगा। अब इधर इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया जिससे क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब मैं बता देता हूँ, 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा हार्मफुल कम होता है, बीटा थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल, और गामा सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। यानी कि कितने भी रेडिएशंस निकलते हैं तो गामा वाले अगर ज़्यादा होती तो उससे कोई नहीं बच पाता, उससे सब मर जाते हैं, ठीक है। अल्फा इसलिए ली क्योंकि वो कम हार्मफुल होती है, वो ईजिली किसी भी चीज़ के डिफॉर्म ज़्यादा नहीं कर पाती है। अगर किसी भी चीज़ से पास होती है तो उसको डिफॉर्म नहीं करेगी, बीटा और गामा डिफॉर्म करके निकलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ड्यूल चार्ज होती है, ठीक है। अब ड्यूल चार्ज होने की वजह से सबसे ज़्यादा, और सेकेंड चीज़ ये, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ड्यूल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वजह से फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन कि अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन से टकरा के, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, तो वो अलग हो जाएगी, तो पता चल गया, डिफ्लेक्शन होगा, तो ठीक है। इसलिए इसने ये अल्फा पार्टिकल लिए। अब अल्फा पार्टिकल को क्या किया था, और एक और चीज़ ये, और एक और थर्ड रीजन ये लिया था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कंपैरिजन में ये क्या हो रहा है, भारी हो रहे हैं। याद रखना, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन, चाहे किसी का इलेक्ट्रॉन से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हैवी होते हैं एज ए मास के अंदर, यानी कि द्रव्यमान के अंदर ये सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। तो रदरफोर्ड को कम उम्मीद थी कि शायद कम ही इसको डिफ्लेक्ट करें, ठीक है, उसको डिफ्लेक्टेड कर सकें या उसके रास्ते से हटा सकें, विक्षेपित कर सकें। तो ये करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक बार प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। जब इन्होंने प्रैक्टिकल किया तो प्रैक्टिकल करने के बाद इन्होंने क्या निकाला, तो 12000 कण गए थे, 12000 कण गए थे, तो उनमें से मोस्टली निकल गया, तो सिर्फ एक ही कण क्या होता है, वापस गया और टकरा के सेंटर से वापस आ गया। तो अब मुझे बताओ कि रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि एक पार्टिकल लौट के आया, क्योंकि उसको तो दिखाई, क्योंकि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल तो दिखाई नहीं देते। तो उसने क्या कहा था, यहाँ पे चारों तरफ क्या लगा रखा है, एक फॉइल पेपर लगा रखा है, ठीक है, और इधर भी एक और फॉइल पेपर लगा रखा है, ठीक है।
आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल तो मैं बता देता हूँ, ये कॉलेज लेवल का है। आप देखोगे जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो क्या होता है, अगर इस वाली पतली सी पन्नी दिख रही, अगर इसमें से पास हो जाते हैं तो पास होने के बाद पीछे चले गए, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब इसमें से निकलने के बाद यहाँ पे एक फॉइल पेपर होता है ना, अपना घर के अंदर खाना बनाते हैं वो ऐसा फॉइल पेपर होता है, यहाँ से निकलने के बाद जब फॉइल पेपर से टकराते हैं तो यहाँ से हल्की सी चिंगारी निकलती है, तो हमें पता चल गया भाई इसमें से पास होकर निकल गए इधर। तो जैसे जैसे पार्टिकल निकाले तो सारे पार्टिकल इसमें से निकल के इधर चिंगारियाँ निकलने लगी थी। जब एक पार्टिकल था वो गया यहाँ से टकराया, टकरा के आया तो इस वाले बॉक्स में से तो पास हो गया, लेकिन जब पीछे वाले फॉइल पेपर से टकराया तो यहाँ से एक ही बार चिंगारी निकली। दैट मीन्स उसने ये तब पता किया कि चला एक ही पार्टिकल पीछे से आया, आए बात समझें। और इसके बेस पे उसने क्या किया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहले तो क्या होता, मोस्टली जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो क्या होते हैं, पतली से सीधे स्पीड से क्या हो गए, निकल गए थे, ठीक है। और बहुत कुछ ही यानी कि बहुत कम ही पार्टिकल ऐसे थे, यानी कि अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो इससे टकरा के इसे टेढ़े गए थे, मोस्टली सीधे निकल गए थे। बहुत ही कम हुए थे जो ऐसे टेढ़े निकले थे, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन से टकरा के टेढ़े निकले थे। उसमें से 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो गया और 180 डिग्री पे ही लौटा है। 180 डिग्री सीधी लाइन होती है, आई नो यू सब जानते हो कि 90 ऊपर होती है और 180 सीधी होती है, तो जैसे गया वैसे ही 180 डिग्री पे वापस लौट के आ गया, ठीक है। ये बात हो गई थी। तो इसके बेस पे रदरफोर्ड ने में क्या निष्कर्ष किया, यानी कि उसने क्या रिजल्ट निकाले, इसके बेस पे उसने ये निकाला कि जो एटम हो उसका अंदर का बाकी का हिस्सा, देखो ये एटम होता है, इसके अंदर का भाग क्या होता है, मोस्टली खाली होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल क्या होता है बिना टकराए सीधे के सीधे निकल गए। अगले वाला बताया था, पहला चीज़ तो अधिकतर भाग इसका खोखला होता है ज़्यादातर, उसकी बॉडी होलो बॉडी होती है। और सेकंड चीज़ इसने बताई जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो गोले के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, यानी कि कह सकता हूँ कि एक फुटबॉल के ग्राउंड में एक फुटबॉल जितना इतना ही होता है, ठीक है। और इसके थर्ड बताया था कि थर्ड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहला तो इसका होलो बॉडी थी पूरी पूरी एटम की होल्डिंग, और सेकंड ये बताया था कि इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज हो वो एटम के कंपैरिजन बहुत छोटा होता है। और थर्ड ये चीज़ बताई कि उसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस मास, ये दोनों के दोनों ही बहुत कम होता है और सेंटर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेंटर में होते हैं इस बारे में तो नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। इसके बेस पे इसने कुछ थ्योरीज बताई है, इसके बेस में इसने ये चीज़ बताया है कि अब देखो इतना बड़ा एटम हो, इसका मास और इसका पॉजिटिव चार्ज इतना सा हो, तो इसने ये बताया कि एटम की रेडियस के कंपैरिजन में, एटम की रेडियस ये है, एटम की रेडियस के कंपैरिजन में जो इसका सेंटर का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी जो रेडियस है वो कितनी कम होती है, 10⁵ मीटर, इतनी कम है किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में। आए बात समझ में। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा उसने बताया था कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है इसका सेंटर में होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। और सारा का सारा जितना भी मास होता है इसका सेंटर में होता है। अगली चीज़ ये बताई कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इसके चारों पर और क्या होता है, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और क्या बताया था, जो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एटॉमिक के कंपैरिजन को क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ये तो पता चल गया है, नॉर्मल चीज़ें थी जो आपकी बुक में लिखी है, सारी के सारी थ्योरी है, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, ड्रॉबैक्स ये थी कि अगर इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो वो चक्कर काट, आपको पहले ही बताया था अगर कोई चीज़ वर्क कर रही है तो उसकी एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो इसने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनकी एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, यानी कि वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में तो निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे वो रेडियस की फॉर्म में करेंगे, किसकी, रेडियन की फॉर्म करेंगे, यानी कि किसी न किसी रेडियन की फॉर्म में ही बाहर निकालेंगे। और अगर उनकी एनर्जी कम होते 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 ऐसा होना चाहिए, अगर उनकी एनर्जी कम हो रही तो वो क्या होता है, घूमते 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 इसके सेंटर में जाना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं करते हैं। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स हो गई थी जो उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि बोर का एटॉमिक मॉडल, लास्ट है अपना। बोर ने क्या समझाया था, बोर ने जब ड्रॉबैक्स पढ़ी रदरफोर्ड की तो उसने क्या होता समझाने के लिए अपना ही क्या दिया था, मॉडल दिया था। वो मॉडल मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले उसने क्या बताया था वो बता देता हूँ। मॉडल देने से पहले इसने ये दे दिया था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है
वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी का भी लॉस नहीं करते हैं, घूमते रहते हैं। वैसे करते हैं। एक चीज़ बताओ, मैग्नेट कभी आपस में कुछ भी वर्क करती है तो उनका एनर्जी का लॉस होता है? नहीं, क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टी होती है। अगर दो मैग्नेट को एक दूसरे के लाओगे तो एक दूसरे को धक्का देगी, चाहे उसको 10 साल तक रखो या दूसरे को धक्का देती रहेगी, तो इससे उनकी एनर्जी थोड़ा लॉस हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। तो उसने ये कहा था कि अगर कोई भी एटम सेंटर के अंदर इसका न्यूक्लियस होता है या पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये ये फिक्स रेडियस के अंदर ही रिवॉल्व करेंगे। यानी कि इसकी रेडियस इतनी है तो लाइफ टाइम तक इतनी रेडियस के अंदर ही क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी है कि इसी वाली ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि अपनी एनर्जीज को लॉस नहीं करते इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज़ ये, इनसे कोई भी ये एनर्जी अगर घूमते तो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते, कोई भी रेडिएशन की फॉर्म में क्या होता है, बाहर नहीं निकालते हैं। ये सबसे था। इसके बाद इन्होंने ये दिया था कि ये इसका न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, और ये जो दे रखी थी ये चीज़, ये रिवॉल्व करते इस पर इलेक्ट्रॉन, तो इनको ऑर्बिट नाम दिया था। इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको कक्षाएं बोलते हैं। ये इसको MNOP नाम दे दिए, 1 2 3 4 जो आपको सूटेबल हो वैसे नाम दे दिया। तो ये उसके ड्रॉबैक्स थी रदरफोर्ड की, जिसने नील्स बोर ने क्या की, दूर करी थी। इसको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, ये बात इतनी समझ गई। यानी कि आज के चैप्टर में इतना पता चल गया कि हमें सिर्फ ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं एटम्स के अंदर भी। ठीक है, अब अगली बार अब आप आओगे तो इतना पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा तीसरा पार्टिकल और निकलेगा, जिसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। अब तीसरा पार्टिकल और निकला, अब तीसरा पार्टिकल कहाँ से निकल के आए, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही वैलेंसी वाली चीज़ वापस आ रही है अगले चैप्टर के अंदर। तो आप वो सारे, मैं जब एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, वैलेंसी पढ़ाई थी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाई थी, तो उनका एटॉमिक नंबर का जो सीरीज़ लिखवाया था, मैंने बताया था, वही लर्न करके आना। अगर लर्न करके आओगे तो आपको क्या होगा, वैलेंसी को पढ़ने में बड़ी ईजी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।